नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 को शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 11.3 में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्लेन। क्या नाम है टॉपिक का? प्लेन। इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी 11.2 उसमें हमने पढ़ा था लाइन। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज करी है तो आपको पता ही होगा उसमें हमने क्या देखा था कि लाइन का जो इक्वेशन है वो हम कैसे निकालते हैं, और हमने उसकी दो अलग अलग फॉर्म देखी थी, वेक्टर फॉर्म और कार्शियन फॉर्म। यहां पर भी हम क्या करेंगे, प्लेन के बारे में जानेंगे पहले तो कि प्लेन होता क्या है, फिर प्लेन का इक्वेशन निकालना सीखेंगे, और फिर प्लेन के इक्वेशन की दोनों फॉर्म, पहले वेक्टर फॉर्म और कार्शियन फॉर्म दोनों ही सीखेंगे कि ये किस तरीके से निकाली जाती हैं। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्लेन होता क्या है। तो देखो, कोई भी सरफेस जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल एक प्लेन हो, उसे ही प्लेन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा बोर्ड है, ये प्लेन है। आपके घर का जो सरफेस है, ठीक है, जो फ्लोर है, अगर उबड़ खाबड़ नहीं है, खड्डे नहीं है उसमें, तो उसको भी हम प्लेन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे कि ये मेरी डायरी है, इस डायरी का जो आउटर लेयर है ये वाली, ये प्लेन है। ठीक है, तो दुनिया में लाखों करोड़ों इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो प्लेन आपको समझ में आ गया हो कि दरअसल ये किसी भी सरफेस को हम प्लेन कह लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये है, अब ये प्लेन है तो इसका कुछ इक्वेशन होगा, मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, अब ये नया प्लेन हो गया, इसका कुछ और इक्वेशन होगा। मान लीजिए ये मैंने और तिरछा कर दिया, अब इस प्लेन का कुछ और इक्वेशन होगा। ऐसे ही इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है और उनमें से हर एक प्लेन का एक अलग अलग इक्वेशन होगा। यहां पर हम ये जानेंगे कि उनके इक्वेशन को दरअसल निकालें कैसे। तो सबसे पहले हम प्लेन के इक्वेशन को निकालते हैं किस फॉर्म में, जब हमें दो चीजें दे रखी हों। ठीक है, एक तो नॉर्मल और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं समझाता हूं। देखो, मान लो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए जैसे कि आपके रूम का कोना है, एक लाइन इधर चली गई, एक लाइन इधर चले गई और एक लाइन ऊपर चली गई, आपके रूम के कोने जैसा है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ओ। ओ बोले तो ओरिजिन, इस वाले पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? ओरिजिन। अब मान लो कि मुझे इस वाले प्लेन का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। मुझे इस वाले प्लेन का क्या निकालना है? इक्वेशन। ठीक है, मेरे हाथ में जो है, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए मान लो मुझे दो चीजें दे रखी हैं। पहली चीज, इस वाले पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं क्या कहूंगा? डी। मान लो एक तो मुझे वो दे दी, क्या दे दी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैं क्या कहूंगा? डी। पहली इंफॉर्मेशन तो मुझे कोई ये दे दे, और दूसरी चीज क्या दे दे? एक नॉर्मल इस प्लेन पर। नॉर्मल जानते हो, परपेंडिकुलर। मुझे दो चीजें चाहिए, पहला तो यहां से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मान लो ये मुझे दे रखी है और उसका नाम क्या है? डी। दूसरा, मुझे इस वाले प्लेन पर कोई भी एक नॉर्मल पता है। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर। जैसे ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन। इस पर मान लो कि मुझे एक परपेंडिकुलर का इक्वेशन दे रखा है। परपेंडिकुलर जानते हो, जैसे ये है, ये मैं के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर रख दे रहा हूं, तो मुझे इस परपेंडिकुलर का इक्वेशन और चाहिए। परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक, तो मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए? नॉर्मल वेक्टर। और मुझे नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टली नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल वेक्टर का यूनिट चाहिए। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिसको मैं क्या कहूंगा? एन कैप। अगर ये दो चीजें मुझे कोई दे दे तो मैं इस वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल दूंगा। कौन सी चीजें दोबारा से समझ लो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आगे के क्वेश्चंस में हम इसे कंसेप्ट की तरह यूज करेंगे। तो किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझको दो चीजें चाहिए। पहली चीज, ओरिजिन से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कि मैं कहता हूं डी। दूसरा, इस प्लेन के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर। मान लो कि ये प्लेन है, इस पर ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इस पर इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, उनमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर तो मैं खुद निकाल ही लूंगा। तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर और चाहिए। इस प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट परपेंडिकुलर होंगे ना, उनमें से कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर और उसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब इसके ऊपर कोई भी नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, उसका यूनिट वेक्टर। अगर कोई दो चीज मुझे दे दे
तो मैं प्लेन का इक्वेशन बता दूंगा। अब आप कहोगे कि आप कैसे बता दोगे सर? तो देखो बेटा, फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। क्या होता है? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये होता है फॉर्मूला। आप कहेंगे सर ये वेक्टर आर क्या है? तो दरअसल ये वेक्टर आर वही है जो पिछली वाली एक्सरसाइज में यूज हुआ था, वही लिख दे रहा हूं मैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्मूला क्या हो गया? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, और वेक्टर आर क्या है? ये लिखा हुआ है, ये तो हर जगह सेम रहता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। और वेक्टर एन क्या है? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे प्लेन के ऊपर कोई भी एक परपेंडिकुलर होगा, उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा एन कैप, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। दरअसल ये जो इक्वेशन है ना, ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ये वाला इक्वेशन आ गया। क्लियर है? अब अगर आपको बताना है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, इस प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, तो वो भी मैं बता देता हूं। चलो, तो देखो वेक्टर आर क्या होता है, मैं वेक्टर आर की वैल्यू लिख देता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर आर लिख दिया, डॉट एन कैप। एन कैप क्या होता है? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से होता है ना, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और बराबर में क्या दे रखा है? डी। आप कहोगे कि सर ये एल आई एम जे और एन के कहाँ से आ गए? तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर होता है, जब भी कोई यूनिट वेक्टर होता है, तो उसमें आई जे और के इनके कोफिशिएंट क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ही तो है, एल एम एन। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हम यूनिट वेक्टर को एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप ही लेते हैं, ठीक है। चलो, अब इन दोनों का जब इंटू होगा तो क्या मिलेगा? आई कैप वाले का आई कैप में इंटू होगा तो एल इंटू एक्स, एल एक्स। जे वाले का जे वाले में इंटू होगा तो एम इंटू वाई, और के वाले का के में इंटू होगा तो जेड इंटू एन, और बराबर में डी। तो दरअसल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया? डी। ये है कार्शियन फॉर्म। ये क्या है? किसी भी प्लेन की कार्शियन फॉर्म, ठीक है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो सकता है आपको कई सारी चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन टेंशन मत लीजिए, एक्सरसाइज पे आने दीजिए, आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी, जिम्मेदारी है इस बात की। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 11.3 का। क्या कह रहा है वो हमसे? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये दरअसल हमें 1 2 3 4 हमें प्लेन के इक्वेशन दे रखे हैं, और हमसे पूछा क्या है? एक तो ये बता दो कि इस वाले प्लेन पर या इन प्लेन पर जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, मतलब नॉर्मल के एलएमएन पूछे हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और दूसरी चीज क्या पूछी है कि ये वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से। दरअसल थोड़ी देर पहले ही हमने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी है, तो चलो डिटेल में समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, एक चीज, इसका पहले वाला पार्ट या दूसरे वाला पार्ट, इन दोनों ही पार्ट में मैं आपको पूरी तरीके से चीजें समझा नहीं पाऊंगा कि क्या कहानी है, इसीलिए मैं पहले इसका थर्ड पार्ट करूंगा, और थर्ड पार्ट के बाद फिर पहला दूसरा तीसरा इन सबको भी हम देखेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत कर रहा हूं मैं थर्ड वाले पार्ट से। तो देखो आंसर किसका? सी पार्ट का। यहां पर लिखा हुआ है 2x + 3y माइनस का z इज इक्वल टू 5। मैं इसका पूरा ब्रेक डाउन करूंगा, सब कुछ समझाऊंगा डिटेल में, और उसके बाद अगले वाले पार्ट को मैं आसानी से कर दूंगा, ठीक है। उनको बाकी को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। यहां पर देखो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ? एक प्लेन का इक्वेशन है, और अभी जो लिखा हुआ ये है कार्शियन फॉर्म। आपको समझाने के लिए मैं इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। किस में लिख लेता हूं? वेक्टर फॉर्म में। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में पता है क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप बराबर में 5। आप लोग कहेंगे सर ये क्या ड्रामा कर दिया? तो देखो टेंशन मत लो, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसको तो आप जानते हैं ये वेक्टर आर होता है। क्या होता है? वेक्टर आर।
और ये वाला वेक्टर नॉर्मली लिख ही दो, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप बराबर 5। आप कहोगे सर ठीक है वेक्टर r होता है, लेकिन आया कहाँ से, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 2x था, मैंने लिख दिया 2i, 3y था, मैंने लिख दिया 3j, यहाँ पर माइनस का z था, मैंने लिख दिया माइनस का k। आप कहोगे लेकिन लिख कैसे सकते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। आप इन दोनों का इंटू करो, आप इन दोनों का क्या करो, इंटू। 2i कैप का जब x i कैप में इंटू होगा तो i कैप इंटू i कैप खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा 2x, यहाँ पर लिख गया। फिर आप yj का इंटू करो 3j में, तो j और j गायब हो जाएंगे, क्या मिलेगा 3y, ये मिल गया। आप zk का इंटू करो माइनस का k में, तो k तो गायब हो जाना है, माइनस का z, ये आ गया, और बराबर में तो 5 दे रखा है। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हैं, और हमारा जब मन करेगा तब मैं इस वाली लाइन को बदल के इस वाली लाइन में लिख लूंगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ये था तो मैंने क्या लिखा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यहाँ से मिला 2i, यहाँ से मिला 3j और यहाँ से मिला माइनस का k बराबर 5। इसको मैंने लिख दिया वेक्टर r, और वेक्टर r बराबर डॉट ये वाला 2i कैप, 3j कैप और माइनस का k कैप बराबर 5 मिल गया। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लो। यहाँ तक ये मिल गया, और अब ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, हमारी वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, प्लेन की इक्वेशन की। ये हमें कौन सी दे रखी थी, कार्शियन फॉर्म, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में बदल लिया। समझाने के लिए बदल रहा हूं मैं, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं क्या और क्यों कर रहा हूं। ये केवल एक ही बार करेंगे, हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से बदल के लिख लिया। पॉइंट 1, आप कहोगे कि सर ठीक है, ये अब किसके जैसा दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी की फॉर्म में। प्लेन का इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी की फॉर्म में ये दिख रहा है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ये वाला जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर r के साथ जो आता है वो क्या है, यूनिट वेक्टर आता है नॉर्मल का। देखो लगा है ना एन कैप यूनिट वेक्टर, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर आप इसका मॉड निकालोगे तो 1 तो नहीं आएगा, चाहे कुछ भी आ जाइए 1 तो नहीं आएगा। तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है इसलिए मैं इसकी कंपैरिजन इसके साथ नहीं कर सकता। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है इसलिए मैं इसकी कंपैरिजन इसके साथ नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें, इसको यूनिट वेक्टर बनाओ। इसको क्या करो, यूनिट वेक्टर बनाओ। तो चलो इसको हम यूनिट वेक्टर बना देते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, हाँ खो गया। चलो जी, तो मैं इसको यूनिट वेक्टर बनाता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ऑन डिवाइडिंग वाई, यानी मैं इसको डिवाइड दे दूंगा किस से, ध्यान से देखना, रूट के अंदर आई के साथ क्या आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस जे के साथ क्या आ रहा है 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट 14। तो दरअसल इस पूरे को मैं डिवाइड देने वाला हूं रूट 14 से, और रूट 14 है क्या, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वाले वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। तो देखो क्या मिलेगा, वेक्टर r डॉट इसमें डिवाइड लग जाएगा रूट 14 का, तो देखो क्या मिलेगा 2/√14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप माइनस का 1/√14 के कैप बराबर 5/√14। बिल्कुल इसमें भी रूट 14 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखो मैंने इसमें डिवाइड दे दिया कितने का, रूट 14 का। तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लग जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो अब ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो देखो वेक्टर r डॉट ये एक यूनिट वेक्टर है, बराबर में ये मिल गया। अब मैं इसकी कंपैरिजन कर देता हूं, ऑन कंपेयरिंग विद, मैं क्या कर देता हूं, इसकी कंपैरिजन कर देता हूं किसके साथ, वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी के साथ में क्या कर देता हूं, इसकी कंपैरिजन। तो देखो मिलेगा क्या, वेक्टर r तो ये लिखा हुआ है, एन कैप बराबर ये वाला वेक्टर, तो 2/√14 आई कैप, 3/√14 जे कैप और माइनस का 1/√14 के कैप। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, वेक्टर एन कैप एंड डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर आ गया ये 5/√14। क्लियर। तो देखो वेक्टर एन कैप मिल गया और ये क्या है, वेक्टर यानी डिस्टेंस डी बराबर। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था,
डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं नॉर्मल के। तो देखो ये रहा नॉर्मल, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा आसान हो गया अब तो इस सवाल को करना। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर L बराबर आई कैप के साथ आता है वो L हो गया, तो 2/√14। M बराबर क्या हो गया 3/√14 जो J के साथ आ रहा है, और N बराबर ये आ गया -1/√14। ठीक है, और D बराबर हम यहां पर पहले ही लिख चुके हैं 5/√14। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो मैं एक बार दोबारा पूरी की पूरी कहानी समझा देता हूं कि मैंने करा क्या है। देखो बेटा वो हमसे कह रहा था कि आप नॉर्मल का, आप क्या करो, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालो और हमें ये बता दो कि नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो सबसे पहले मैंने इस वाली लाइन को देखा 2x + 3y - का z = 5। मैंने क्या करा, इसको पहले तो बनाया यूनिट वेक्टर, पहले मैंने इसको बना लिया वेक्टर फॉर्म में। तो इसको लिख लिया xi + yj + zk डॉट 2y + 3j - का k। कैसे करा था ये मैं कई बार समझा चुका, इसकी मदद से ये हमें मिल गया। अब मैंने देखा कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसका पहले मैंने बनाया यूनिट वेक्टर। कैसे, इसका मॉड निकाला, √14 आया और उसका डिवाइड दे दिया। तो इसमें √14 का डिवाइड लगा, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इतना, ये क्या हो गया वेक्टर r.n। तो ये तो हो गई n की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और ये हो गई d की वैल्यू। तो d हमें मिल गया। अब हमसे नॉर्मल के LMN पूछे थे, तो ये वैल्यू हो गई L की, ये वैल्यू हो गई M की, और ये वैल्यू हो गई N की। क्लियर है? तो ये किस तरीके से हो रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक चीज समझो जरा, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा रहा था, तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि झमेला चल क्या रहा है दरअसल। अब देखो सुनो, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का भी एक तरीका है, और वो क्या है, मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा ऑन डिवाइडिंग बाई, रूट के अंदर मैं इसी में डिवाइड दे रहा हूं। किसका? x के साथ आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, y के साथ आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, z के साथ आ रहा है -1 का स्क्वायर 1 बराबर √14 बोथ साइड। मैंने क्या करा, इसकी दोनों तरफ डिवाइड दे दिया √14 का, तो क्या मिलेगा उससे 2/√14x प्लस 3/√14y माइनस 1/√14z इज इक्वल टू 5/√14। ठीक है, अब आपको क्लियर अंदाजा लग गया होगा कि मैंने √14 का डिवाइड क्यों दिया है, इसके मॉड का डिवाइड क्यों दिया है, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। तो मैंने क्या करा, √14 का इसमें दे दिया डिवाइड, और अब ये बन गया यूनिट वेक्टर। अब मैं इसकी कंपैरिजन कर दूंगा ऑन कंपेयरिंग विद LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D से। तो देखो x के साथ आ रहा है वो L है, L बराबर क्या हो गया 2/√14। y के साथ जो आ रहा है वो M है, तो यहां पर 3/√14। जो z के साथ आ रहा है वो n है, तो n बराबर -1/√14, और जो लास्ट में आ रहा है वो d है, तो d बराबर 5/√14। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि L, M, N और D की वैल्यू थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, L, M, N और D इनकी वैल्यू कैसे निकलती है। देखो अब आपको यहां पर हर एक चीज समझ में आई होगी कि जब मैंने इसमें √14 का डिवाइड दिया है तो क्यों दिया है, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। तो जैसे मैंने इसको यूनिट वेक्टर बनाया तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसकी मैंने किससे कंपैरिजन करी, प्लेन के इक्वेशन की कार्शियन फॉर्म से। प्लेन के मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां पर आपको प्लेन की दोनों इक्वेशन समझाए थे ना मैंने, वेक्टर फॉर्म भी और कार्शियन फॉर्म भी। वेक्टर फॉर्म पिछले वाले क्वेश्चन में यूज कर ली, ये होती थी LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। ये भी प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, कार्शियन फॉर्म। तो मैंने इस इक्वेशन को एक और तरीके से कर दिया। क्या क्या करा इसमें, स्टेप देखो। सबसे पहले इसमें मैग्नीट्यूड का डिवाइड दिया, यूनिट वेक्टर मिल गया, कंपैरिजन कर दिया LX MY NZ इज इक्वल टू D, तुरंत मिल गया LMN और D सबकी वैल्यू। कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। पिछले वाला जो पोर्शन मैंने कराया वो भी कराना जरूरी था,
आगे जाके काम आएगा और उससे आपकी थोड़ी सी समझ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमने कर लिया, जिसके साथ हमने कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिटेल में और दोनों तरीके से समझने की कोशिश करी थी। अब इसके जो बाकी के बचे हुए 3 पार्ट हैं उनको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी आसानी से वो हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, तो मैंने यहाँ पर लिखा आंसर ए। क्या लिखा हुआ है? z इज इक्वल टू 2। अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिखना चाहूँगा। मैं इसको लिख लेता हूँ 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 2। बिल्कुल आप भी जानते हैं कि अगर 0x है तो कुछ भी नहीं है, 0y है तो भी कुछ भी नहीं है, सिंपल z इज इक्वल टू 2 ही है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, बिल्कुल आपको पता है, ऑन डिवाइडिंग y, मैं इसको डिवाइड दे दूंगा किस से? रूट के अंदर। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। और z का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो रूट से बाहर आ जाएगा 1। तो बेटा मैं इसमें 1 का डिवाइड देने वाला हूं, तो क्या मिलेगा जब 1 का डिवाइड देंगे? 0/1। अब क्या ही लिखूं, 0/1 0x ही हो जाएगा, 0/1 तो 0y ही हो जाएगा। अब यहां पर 1/1, 1 का डिवाइड दे रहा हूं तो 1/1 भी कितना हो जाएगा? 1z, ठीक है, बराबर 2/1 कितना हो जाएगा? 2। तो दरअसल ये पहले से ही यूनिट वेक्टर था, इसलिए इसमें हमें डिवाइड देने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं इसकी भी कंपैरिजन कर दे रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपैरिजन कर दे रहे हैं हम? lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी के साथ जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखो lx, l बराबर कितना आएगा? lx यहाँ पर 0 आ जाएगा, my तो m बराबर y के साथ आ रहा है 0, nz, z के साथ आ रहा है यहाँ पर कोफिशिएंट 1, तो बिल्कुल n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो l, m और n तीनों की वैल्यू मिल गई, साथ में d और बचा, तो d बराबर कितना आ गया? 2। तो ये आगे हमारे l, m, n डायरेक्शन कोसाइन, और ये आगे हमारी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले प्लेन की, ठीक है। तो ये हमें सारे पार्ट मिल गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ। तो केवल उन्हीं चीज़ों को मिटा रहा हूँ जो कि मिटाना जरूरी है, बार बार मेरा लिखने का मन नहीं है, आलसी हो गया हूँ मैं। तो देखो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका सेकंड पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन डिवाइडिंग y, x के साथ आ रहा है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, z y के साथ आ रहा है 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1, z के साथ भी कोफिशिएंट 1 है और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो रूट के अंदर 3, तो मैं रूट 3 का डिवाइड दूंगा इस पूरे में, तो क्या मिलेगा देखना, 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल टू, यहां से भी कितना मिलने वाला है? 1/√3, क्योंकि डिवाइड तो दोनों तरफ लगता है। अब कंपैरिजन कर दो, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। ये क्या है? इक्वेशन है प्लेन का कार्शियन फॉर्म में। तो देखो आंसर क्या आएगा? l बराबर, l क्या होता है? जो x के साथ आए, तो 1/√3, ऐसे ही m भी 1/√3, ऐसे ही n भी 1/√3 और ये वाला d भी 1/√3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर डी की, ठीक है। तो चलो उसको भी कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं मिटा देता हूं। चलो देखो बेटा क्या होने वाला है यहां पर, डी पार्ट। तो आंसर में लिख दिया डी। क्या दे रखा है उन्होंने? 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इन्होंने बहुत बदतमीजी से लिख के दिया है हमें इक्वेशन को। तो मैंने यहाँ पर इम्प्लाइज का सिंबल लगाया और ये क्या हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। अगर आप 8 को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? 5y इज इक्वल टू माइनस का 8। अब एक बात आप जानते हैं कि जो इधर लिखा रहते हैं ना वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस को, और डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, तो यहाँ पर माइनस नहीं आ सकता, तो मैंने माइनस यहाँ से हटा के इधर भेज दिया। क्षमा प्रार्थी, बात समझ में आ गई होगी। जब मैं 8 को उधर ले गया तो वो माइनस का हो गया था, डिस्टेंस माइनस की नहीं हो सकती, तो माइनस मैंने क्या लगा दिया? इधर लगा दिया। अब
अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा बदल के और लिख सकते हो, और थोड़ा सा बदल के क्या लिख लोगे, ये बदल के हो जाएगा 0x माइनस का 5y प्लस 0z इज इक्वल टू 8। तो देखो 0x माइनस का 5y प्लस 0z इज इक्वल टू 8। अब मैं इसमें भी डिवाइड दूंगा, देखो किसका, x का कॉफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, y का कॉफिशिएंट -5 है, -5 का स्क्वायर 25, और z का कॉफिशिएंट 0 है, 0 का स्क्वायर 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 5, तो 5 का लगेगा इस पूरे में डिवाइड। तो देखो 0/5 क्या मिलेगा, 0x माइनस 5y में 5 का डिवाइड लगेगा तो केवल y, और इसमें डिवाइड लगेगा 5 का तो बिल्कुल 0 ही रहेगा, तो 0z इज इक्वल टू 8 में डिवाइड लगेगा 5 का तो 8/5। अब बिल्कुल इसके भी कंपैरिजन होएगी ऑन कंपेयरिंग विद lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। क्या मिलने वाला है, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से 0 और यहाँ से 8/5। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। मतलब एक प्लेन का इक्वेशन बता दो बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में, और वो प्लेन जो है वो 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है, जय हो, फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है हमें 7 यूनिट, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। ठीक है, और जो हमें नॉर्मल दे रखा है वो क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 6k कैप। तो जो दो चीज़ें हमें प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए होती हैं, भाई ने दोनों ही हमें पकड़ा दी। ठीक है, और ये हाथ में दे दिया बिल्कुल रबर लगा के कि ये लो चिल करो। तो चलो निपटा देते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, पहली चीज डिस्टेंस दे रखी है d बराबर, और वो है कितनी, 7 यूनिट। ठीक है, d मिल गई। दूसरी चीज क्या दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर। तो वेक्टर n बराबर कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप। ठीक है, अब देखो दिक्कत की बात पता है क्या है, दिक्कत की नहीं मजे की बात है। मजे की बात यह है कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें वेक्टर n यूज नहीं होता, इसका यूनिट वेक्टर यूज होता है। समझ में आया या नहीं, फॉर्मूला अगर आप देखे होंगे तो वेक्टर r डॉट n कैप, कैप लगा रहता है, भूल गए, जैसे कि हमने लगा रखा है। तो हमें इन भाई साहब का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो वेक्टर n कैप बराबर क्या होता है, सिंपल सी बात है, किसी भी अगर वेक्टर में उसी वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दिए तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड मैं यहां निकाल देता हूं, बराबर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 36 और 9 45, बिल्कुल 45 और 5 50 60 70, इतनी घटिया वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, रूट 70 आ गया तो बिल्कुल मैं यहाँ पर डिवाइड दे दूंगा इसमें। तो क्या मिलेगा, 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप अपॉन रूट 70। तो बिल्कुल मैंने वेक्टर n में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दिया तो एक यूनिट वेक्टर बन गया। अब आप में से कोई रोना धोना मत मचा देना कि सर आपने 3 में रूट 70 का डिवाइड, 5 में और -6 में, सब में अलग अलग का ही नहीं दिया। तो मेरा मन नहीं था, अगर आप चाहो तो सब में अलग अलग डिवाइड दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो वी नो दैट, ये वाली लाइन हम बिल्कुल प्राउड से लिखते हैं, चाहे हमको जाने या ना जाने। वी नो दैट, क्या जानते हैं जी हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। तो वैल्यू रख देते हैं, तो वेक्टर r ऐसे ही रहेगा डॉट n कैप, n कैप क्या है, ये वाली घटिया वैल्यू, ये जो लिखी हुई है 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप। ठीक है, तो वेक्टर r डॉट n कैप ये आ गया इज इक्वल टू d। d कितना है, 70, माफ करना 7। ठीक, तो वेक्टर r डॉट ये हो गया n कैप इज इक्वल टू d, यही आ गया हमारा आंसर। आंसर शीट में चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल डिट्टो यही आंसर दे रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। तो सबसे आसान क्वेश्चन था, हमसे कह रहा था कि डिस्टेंस दे रखी है, वेक्टर n दे रखा है, तो आप प्लेन का इक्वेशन निकाल दो। तो पहले मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाला, सीधी फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, आंसर खत्म।